नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम प्रतिदिन शाम को 8 बजे डेली आपके लिए जीके जीएस का सेशन लाते हैं। आज के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है। दोस्तों, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिदिन हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के अभी चल रहे हैं। जैसे जैसे एग्जामिनेशंस के डेट क्लियर होते चलेंगे, हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते चलेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन है या किसी प्रकार की कुछ बातें अगर आपको हमसे पूछनी है इसके थ्रू, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेशन अवश्य प्रदान करें। आइए शुरुआत करेंगे 20 क्वेश्चंस जीके जीएस के मस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी कवक है? निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें कौन जो है मृतजोवी कवक के नाम से जाना जाएगा? शैवाल है, फीता कृमि है, पेनिसिलियम है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको 5 ऑप्शंस वाले एग्जाम्स देखने के लिए मिलते हैं, और अभी तक टीआरई 3 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी लेवल के इसी प्रकार से पैटर्न पर पूछे गए हैं। तो मृतजोवी कवक निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, दिए के जितने भी हैं वे सभी के सभी कवक के किसी न किसी रूप से प्रजाति है, लेकिन इसमें से कहा जा रहा है कि मृतजीवी कौन है? तो मृतोपजीवी कवक जो है वो पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मधुमेह होने का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन मधुमेह होने का मुख्य कारण है? इसका ऑप्शंस आपके सामने। इंसुलिन की बहुलता यानी इंसुलिन का बढ़ जाना, क्या ये मधुमेह होने का कारण है? या इंसुलिन का कम उत्पादन होना, क्या ये मधुमेह होने का कारण है? यकृत के कार्य में गड़बड़ी, यहाँ पर कार्य करेंगे, कार्य में गड़बड़ी होना, क्या यह मधुमेह का एक होने का कारण है? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन मधुमेह होने का मुख्य कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन की कम उत्पादन होना मधुमेह होने का कारण है। अर्थात इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और गौर से देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य देने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के द्वारा जो होती है परागन, दोस्तों याद रखेंगे, परागन जो होता है जो पुष्प के पराग कोश से निकल करके परागकण जो होते हैं वह निकलते हैं किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको निषेचित कर देते हैं। ऐसे में तितलियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से भी परागन के रूप पाए जाते हैं। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप से परागन के अपने रूल पाए जाएंगे। ऐसे में प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो पक्षियों के द्वारा परागन होती है वह परागन निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, इसको एटोमोफिली कहते हैं, या इसको एम्ब्रियोफिली के नाम से जानते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागन जो है दिए गए ऑप्शन में कोई सही आंसर नहीं है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। याद रखेंगे, ऑर्निथोफिली जो होती है यह परागन की वह प्रक्रिया है जो परागन पक्षियों के माध्यम से यानी पराग कणों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के की जाती है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर था, क्योंकि ऑर्निथोफिली कहीं पर ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और चौथा नंबर प्रश्न है, मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियां लिखी गई है, बकड़ियां नहीं। याद रखेंगे, मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, यानी मकड़ी को आप किस प्रजाति के अंतर्गत, यानी कि जो जगत का वर्गीकरण किया गया है उस जगत के वर्गीकरण में देखें तो मकड़ी को आप किस प्रजाति के अंतर्गत रखेंगे? ये मेरे प्रश्न कहने का मतलब है, और आपके जो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है इस प्रश्न का मतलब यही है। वो है मोलस्का, क्या एनेलिडा है, नाइडेरिया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर पहले समझिए। मकड़ी जो होती है वो आर्थ्रोपोडा का यानी कि प्रजाति का एक जीव है, यानी कि आर्थ्रोपोडा। याद रखेंगे, ये आर्थ्रोपोडा जो है इस प्रजाति के अंतर्गत आने वाली जीव है। तो दिए गए ऑप्शन में कहीं भी आपको आर्थ्रोपोडा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। यही कारण है कि चौथे का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, और लगातार
तैयारी के साथ जुड़े रहिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वह दोस्तों कहां पर होता है? देख लीजिएगा, सबसे पहले तो ऑप्शंस देख लेंगे, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न जैसा कि कहा जा रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है, इस प्रश्न का सही आंसर है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होती है दोस्तों वह हमारे एक होता है कि जो सामने की मस्तिष्क होती है, फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य के बाद पश्चिम मस्तिष्क होता है, तो पश्चिम मस्तिष्क का ही रूप होता है ये। तो वहीं पर बात करें कि मेडुला, अब कंफर्म हो गया होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है, तो मस्तिष्क में पाए जाने वाली यह संरचना है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे मस्तिष्क का एक भाग है या मस्तिष्क में पाए जाने वाले पार्ट का नाम है। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? निम्नलिखित पौधों में से अगर देखें तो वह कौन सा पौधा है जिसमें आपको गांठें नजर आएंगी? छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित पौधों में से किसके जड़ों में गांठ पाई जाएगी? लेग्यूमिनियस में या परजीवी में या एपीफाइटिक पौधों में? तो प्रश्न है दोस्तों छठे का कि निम्नलिखित में से वो पौधे कौन से हैं जिनके जड़ों में गांठें पाई जाती है? तो ल्यूग्यूमिनस जो होते हैं उनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है। ल्यूग्यूमिनस प्रकार की जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में आपको जो है गांठें नजर आएंगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन और ही जबरदस्त है, बढ़िया है, खूबसूरत प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। यदि आपको मालूम है तो आंसर आप हमसे पहले कमेंट करते रहिए। सजेशन जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है ये जरूर हमसे कहिए। निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन क्या है? निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का विघटन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, वसा का विघटन करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, यह प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन कौन सा काम करता है या ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन जो काम करता है 7वें में से, तो 7वें जो ऑप्शन है 7वें के उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रिप्सिन जो होता है ना वो प्रोटीन का विघटन करता है। तो यहां पर मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि प्रोटीन का विघटन, प्रोटीन का आपको संश्लेषण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि प्रोटीन का विघटन शब्द कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे में प्रश्न ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का विघटन करता है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि की जाए तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो क्या प्रकाश की जो गति है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वैसी ही रहेगी? उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, ऐसे आपके पास ऑप्शंस रखे गए हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न का दोस्तों कि किसी माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि हो जाती है तो याद रखेंगे प्रकाश की गति पर किसी भी प्रकार की प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रकाश घटे, तापमान घटे या तापमान बढ़े उससे मतलब नहीं है, प्रकाश की गति ज्यों का त्यों बनी रहती है हर सिचुएशंस में। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? देखेंगे सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका मुख्य कारण क्या है कि धातुओं को हम लोग जो है सुचालक के रूप में रखते हैं? तो याद रखेंगे उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, ये बिल्कुल सही है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों ऑप्शंस हमें सही नजर आ रहा है कि सुचालक होने के लिए धातुओं में गुण होती है, अणु स्वतंत्र होने चाहिए, अणु इलेक्ट्रॉन भी उसमें मुक्त होने चाहिए, अणु एक दूसरे से टकराने की हैसियत रखती हो, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती है, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होती है, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम होती है या उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई सही नहीं है। तो देखिएगा कि किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती है, ये सही है। वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होती, ये भी सही है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम होती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर एक बार फिर से हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। यदि जब जो लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में आप सवार हैं और वह लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति के स्पष्ट वजन का हालचाल क्या होगा, उसके वजन क्या होगा, बराबर ही रहेगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही 3 स्थितियां बनती हैं। इन तीनों स्थिति में से आपको बताने हैं। तो लिफ्ट जब नीचे की ओर बढ़ रही है दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में जो है उसमें बैठे हुए व्यक्ति की वजन उसको कम महसूस होगा, यानी कि वह कम वजन का लगने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नीचे की तरफ आए तो उसको कम महसूस होगा, ऊपर की तरफ जाए तो थोड़ा इसको अधिक महसूस हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होता है, यानी कि कार्य कब धनात्मक होता है, ये प्रश्न है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ऐसा भी आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, यानी कि जब विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। तो याद रखिएगा कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब उसके लिए दोस्तों विस्थापन बल की दिशा में लगी होनी चाहिए, विस्थापन बल की दिशा में होनी चाहिए। विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही है, वैसी स्थिति में ही धनात्मक कार्य होती है। अगर विपरीत जा रही है तो ऋणात्मक कार्य होती है। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि विस्थापन बल की दिशा में होती है, कहीं नहीं है। इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध शक्ति पर, चालकता पर, गलन बिंदु पर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। विद्युत परिपथ में अगर देखा जाए तो सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाएगा? विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का उपयोग कब किया जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर सी, गलन बिंदु पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, वह है गलन बिंदु पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय अगर आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटा लिया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपयोग छूट को, सब्सिडी को। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी में से घटाने से हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यह है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कभी भी क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह ऊर्जा किस रूप में आपको यहाँ पर नजर आएगी? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, तापीय ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न में देखिएगा कि घर्षण के द्वारा किया गया जो कार्य क्षय नहीं होता है, या कभी भी याद रखेंगे कि कभी किसी प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्षयित नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको बना सकते हैं। ऐसे में वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण जो है वह ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी माध्यम को से ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। यहां पर किसी कर देंगे। किसी माध्यम से ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो है मुख्य रूप से क्या घनत्व पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? 16 का ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं किसी पर भी ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करने वाली है, जो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों, देख लेंगे प्रश्न नंबर 17। शब्द फीकी में अंतिम आई का निरूपण क्या है? तो सबसे पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो FICCI है, यानी कि फिक्की जो यहाँ पर लिखा है, इस फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद जाकर के हम लोग पता कर लेंगे। और यही याद होता तो ये क्वेश्चन अब तक आंसर आप सही कर दिए होते। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, हम इसका फुल फॉर्म बताते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एफ से होता है फेडरेशन ऑफ, और आई से होता है इंडियन, उसके बाद
सी से होता है चेंबर्स, और फिर सी से होता है कॉमर्स, एंड अंतिम आई से होता है इंडस्ट्री। यानी कुल मिलाकर के कहें, अगर देख लें कि फीकी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आई का, अंतिम आई का मतलब क्या है, तो याद रखें दोस्तों, इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही से सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको सही रूप से सम्मिलित किया गया है? देखेंगे, कॉफी बोर्ड मुझे नहीं लगता है कि यह सही है। रबर बोर्ड कोटायम में है, चाय बोर्ड कलकत्ता में है, उपर्युक्त में से एक से अधिक से उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों कॉफी बोर्ड जो है ना, वह बेंगलुरु में उपस्थित है। याद रखेंगे, बेंगलुरु कॉफी के लिए जाना जाता है, तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, जो कि यहाँ पर दिया गया है लखनऊ। तो कौन सही नहीं है? सही सम्मिलित किया गया है, सही सम्मिलित नहीं किया गया, यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो कॉफी बोर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बैंक दर ब्याज की वह दर है, लेकिन एक प्रश्न और इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को रखें, अगर यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी प्रश्न को रखें आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे में ये ऑप्शन हट जाएगा और ये सही हो जाएगा। उस कंडीशंस में डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर दिया जाता तो ये हो जाता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बैंक दर ब्याज की वह दर है। याद रखेंगे, बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर किसको कहते हैं? ब्याज की किस दर को बैंक दर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, जिस पर, यानी कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, या बीओआई बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गए, ये सभी बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक है। ये वाणिज्यिक बैंक जिस मतलब रेट पर कि आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, उससे ये अपना क्या लेती है, धन लेती है, ऋण लेती है जिस दर पर, वही दर जो होती है वह बैंक दर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आप सबको एक चीज कमेंट करके बता देना है कि आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, तो इस आरबीआई का कब जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? अगर आपको पता है तो थोड़ा सा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 20 और अंतिम नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित में से वह कौन सेनानी है या कौन स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत गतिविधि के माध्यम से संगठित गतिविधियों को संगठित करने का काम किया था? तो ऐसे में ऑप्शन आपके पास जेबी कृपलानी है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने का काम जो है वो जयप्रकाश नारायण जेपी साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण और बेहतर साबित हुआ होगा। शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं कल इसी समय पर।